आज के मुख्य समाचार। नक्सल विरोधी अभियान में कांकेर पुलिस को मिली सफलता, 2 नक्सली ढेर। आयकर विभाग की टीम ने शहर के सराफा कारोबारी की दुकान पर मारा छापा। बस्तर दशहरा में बेल पूजा रस्म परंपरागत तरीके से संपन्न, ग्राम सरगीपाल में उत्सव जैसा माहौल। शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों की शहादत को किया गया याद, परेड कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन और स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत गांव और स्कूलों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में पुलिस और नक्सली के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए, उनसे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है। कोयलीबेड़ा में चिलपरस और गोम के पास नक्सली मौजूदगी की रिपोर्ट के बाद ये एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी सैनिकों की एक टुकड़ी को भेजा गया। टकराव सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुआ, जब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए डीआरजी जवानों ने लगभग 1 घंटे तक गोलीबारी कर नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए। नक्सली घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। बाद में मुठभेड़ स्थल पर तलाशी लेने पर 2 नक्सलियों के मृत शव बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने एक इंसास राइफल और एक भरी हुई बंदूक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और खुलासा किया कि क्षेत्र में चल रहे तलाशी अभियान जारी है। एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि हमारे सैनिक जंगल में तैनात हैं और क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और हमारे जवानों के लौटने के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। नक्सली घटनाओं में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने पूरे क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी। इस बीच पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बीते गुरुवार की देर शाम आयकर विभाग की टीम ने शहर के एक सराफा कारोबारी की दुकान और घर पर छापा मारा, जिसकी कार्रवाई आज शनिवार तक जारी रही। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नगद रकम मिलने की खबर है। आयकर विभाग की टीम मौके पर जुटी हुई है, जहां मामले की जांच की जा रही है। आयकर विभाग को मिली सूचना पर रायपुर से 7 सदस्यों की टीम जगदलपुर पहुंची और शहर के बालाजीवाड़ स्थित पारस ज्वेलर्स में छापा मारा। आयकर के छापे की खबर पूरे शहर में फैल गई। सराफा कारोबारी की दुकान पर आयकर के छापे की खबर के बाद बाकी सराफा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि गुरुवार की देर शाम करीब 8:30 बजे पारस ज्वेलर्स में पड़े आयकर के छापे के दौरान पहले आयकर अफसरों ने दुकान से पूरा सामान जब्त कर इसे बंद करवा दिया। इसके बाद दुकान के ऊपर बने घर पर भी उन्होंने दबिश दी। रात भर चली जांच शुक्रवार को भी जारी रही। आयकर विभाग के अफसरों ने जहां पारस ज्वेलर्स के संचालक पारस कोचर के घर को सील कर दिया है, पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। वहीं किसी को भी घर से बाहर जाने और बाहर से अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर विधानसभा सीट हेतु नामांकन की अंतिम तिथि से केवल कुछ ही घंटे पूर्व प्रत्याशी पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। सर्वाधिक आश्चर्य इस बात की थी कि पूर्व जीते हुए प्रत्याशी की कार्यशैली, निर्वाचन क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और उनकी मृदुभाषिता भी उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा में सीटिंग एमएलए की जगह नए कैंडिडेट को दिया गया है, कितने खरे उतरेंगे? पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें सब लोग मिलकर लड़ते हैं। पहले जब टिकट दिया गया तब भी पहली बार दिया गया था सर। बहरहाल हर चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नाराजगी
हमेशा ही आती रहती है। कुछ ऐसा ही विरोध का सामना कांग्रेस को राजधानी रायपुर में करना पड़ा, जब वहां पर एजाज ढेबर को टिकट नहीं दिए जाने से उनके समर्थक नाराज हो उठे थे। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को टिकट न मिलने पर भी समर्थकों में नाराजगी और गुस्सा देखा गया। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस में ये क्या हुआ। अंतिम समय पे जो रेखचंद जैन जी को टिकट नहीं मिलने पर मुझे बहुत घोर आश्चर्य हुआ, और एक सिटिंग एमएलए जो 30,000 वोटों से जगदलपुर में जीतता हुआ आया हुआ है, और उसके बावजूद उनको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि उनको टिकट वापस से नहीं मिली। 2 साल कोरोना काल में भी उन्होंने समाज के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बावजूद कोरोना काल होने के बावजूद 3 साल उन्होंने निश्चित तौर पे हर घर पे गए और किसी के भी सुख में दुख में हर समय वो दिखाई दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया वो उचित है। जगदलपुर को देखा जाए तो उन्हीं को ही वही प्रबल दावेदार थे, और अंतिम रूप में हमने यही सोचते थे कि रेखचंद भैया को ही टिकट मिलेगा, पर ऐसा नहीं करना शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समझदारी का कदम नहीं था कांग्रेस की तरफ से, और इसका खामियाजा हो सकता है कि इस चुनाव में उनको दिखाई दे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शुभम तिवारी है। मैं गोल बाजार का एक व्यापारी हूँ। मेरा पतंजलि का स्टोर है। जगदलपुर सिटिंग एमएलए थे रेखचंद जैन जी, उनको टिकट नहीं देना कांग्रेस के लिए कितना नुकसान और भाजपा के लिए कितना फायदा, क्या साबित हो? ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसान भी है, क्योंकि वो लास्ट टाइम मतलब जहाँ तक मुझे याद है 27,000 प्लस से वो आप जीत के आए थे, और उस समय में उन्होंने मतलब आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो पकड़ बना लिया था। और मुझे लगता है कि अभी के जो मतलब अपने प्रत्याशी हैं वो पूर्व मेयर थे, उनका जो भी मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ है वो सिर्फ जो शहर में हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि और मेन बात क्या है, कांग्रेस ने टिकट देने में काफ़ी टाइम भी लगा दिया, तो इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रत्याशी किरण देव वो मतलब शुरू से ही जाके अभी से कैंपेनिंग करना शुरू कर दी। तो मुझे लगता है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान है। और ये सब जो मैसेज भी जो जा रहा है मतलब बहुत से मतलब अपना कम से कम 13 विधायक का जो सिटिंग विधायक लोगों का जो आपने टिकट कटा है, और कहीं ना कहीं गुटबाजी जो कांग्रेस के ऊपर बहुत हावी हुई है, इसका फायदा बीजेपी को स्टेट में मिल सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट भी बना सकती है। जी भी अपना परिचय दीजिए। मैं अनूप जैन व्यापारी हूँ यहाँ पर। आपने जैसे पूछा कि रेखचंद जी जो फिटिंग विधायक हैं उनको टिकट न दे करके तो कांग्रेस ने सही किया या गलत किया, तो मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस का निर्णय उचित नहीं था। एक तो टिकट देने में 10 दिन की देरी की उन्होंने भाजपा की टिकट घोषित होने के बाद, तो 10 दिन का लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिला। फिर दूसरा, इनकी आपसी खींचतान में एक उचित और योग्य प्रत्याशी जिसने 5 साल बराबर काम किया और 27,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त की और जनता के बीच में लोकप्रिय छवि है, तो उसको हटा करके किसी नए चेहरे को देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और इससे जो है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। भाजपा को कितना फायदा हो सकता है इसमें? भाजपा को तो लाभ ही लाभ नज़र आता है, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को चुना है उनकी व्यक्तिगत छवि और व्यवहार, और दूसरा पूर्ण रूप से वो राजनीति में समर्पित है, अपना 2400 घंटा और पिछले 15-20 वर्षों से पूर्ण राजनीति कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने जिनको अभी टिकट दिया है उनकी पार्ट टाइम राजनीति है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर उनके पिताश्री राजनीति में रहे हैं, उसका लाभ मिला है, या उसी कारण से महापौर का भी टिकट उनको मिला था और भाजपा की खींचतान में वो महापौर बन गए थे। परंतु व्यक्तिगत तौर पे स्वच्छ छवि तो है उनकी, पर मिलनसारिता में किरण देव से बहुत पीछे है। अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बदलने का निर्णय कितना सही और कितना गलत था। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में शनिवार को एक और महत्वपूर्ण रस्म बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। इस रस्म में बेल वृक्ष और उस पर एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा अर्चना की जाती है। शहर से लगे सरगीपाल में हर वर्ष ये विधान बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव द्वारा पूरा किया जाता है। इस बार भी बेल पूजा परंपरागत तरीके से संपन्न हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए कमलचंद भंजदेव ने
बेल यात्रा की ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इस वर्ष 600वें वर्ष का जो ये बस्तर दशहरे के कार्यक्रम जिसमें कि बेल यात्रा है। कल के रात में हमारे यहाँ पुजारी आकर के इसको आइडेंटिफाई करते हैं, 2 जोड़ा बेल जिसमें कि माँ का आह्वान किया जाता है। और कहा जाता है पुराने जमाने से यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियाँ नजर आई थी, उस दिन से यहाँ पे राजा स्वयं आते हैं। और आज जानते हैं जैसे कि आप सप्तमी का दिन, माँ का दिन, इसलिए माँ की शक्ति का आराधना करके, इनको पूजा पाठ करके इस माँ को यहाँ से ले जा करके वहीं दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके, और साथ साथ आज इनकी शादी भी होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं हल्दी खेलते हैं यहाँ पे लोग, ये गाँव के लोग पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा ये है कि बस्तर में सिर्फ एक ही जगह चुना गया, वो भी सरगीपाल, जो कि पास में ही है। उस समय से आज दिन तक यहाँ पे जिस तरीके से शादी की जाती है उसी तरीके से यहाँ पे पूरा स्वागत किया जाता है। और राजा के पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करके माँ को वापस ले जाकर के भाई दंतेश्वरी में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसे कि हम बेल यात्रा के नाम से बस्तर दशहरा में माना जाता है। और आगे क्या रस्म होगी? आगे बहुत सारी रस्म है जिसमें कि हम अष्टमी होगा, फिर निशा यात्रा होगी, निशा माहौली परघाव होगी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। एक के बाद एक कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होंगी और चले आ रही। जैसा आपको पता है कि हरियाली अमावस से बस्तर दशहरा चालू हुआ, माहौली परघाव से लेकर कैसे बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। और विधि विधान के साथ जैसे पूजा पाठ करते आया है और असंख्य देवी देवताओं का स्वागत अष्टमी के बाद सभी उपस्थित होंगे। और साथ साथ सभी बस्तर के जितने समाज हैं, चाहे आदिवासी गैर आदिवासी समाज और जितने भी हमारे पर्यटक हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित होंगे, माँ का आराधना करेंगे। माँ दंतेश्वरी का छतरी और माउली माता की डोली दोनों उपस्थित हो जाएंगी आने वाले समय में, और सभी हमारे साथ बस्तर दशहरा का लाभ लेंगे और माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। धन्यवाद। जोड़ी बेल फल को देवियों का प्रतीक माना जाता है। हर साल बेल नेवता में राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव खुद इस गांव में आकर जोड़ी बेल फल को सम्मान पूर्वक पुजारी से ग्रहण करते हैं और फिर उसे जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लाया जाता है। इन फलों को गुदों का लेप माई जी के छत्र पर भी किया जाता है। शनिवार को बेल पूजा विधान के पावन मौके पर सरगीपाल में शादी के उत्सव जैसा माहौल रहा। ग्रामीणों सहित भक्तों की मौजूदगी में स्वागत और बेटी की विदाई का अभूतपूर्व नजारा यहां देखने को मिला। सैकड़ों वर्ष पुरानी इस परंपरा को आज भी उसी तरह निभाया जा रहा है। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर देश के प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का। इसी क्रम में विगत दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर प्रवास पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए चुनावी जनसभा में नक्सलवाद, स्टील प्लांट का निजीकरण, धान खरीदी पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री की बातों को अहमियत न देते हुए कहा कि जिस प्रकार धान खरीदी पर झूठ बोले हैं, उसी प्रकार नक्सली समस्या पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। झूठ बोलना इनका काम है। भाजपा झूठ की पुलिंदा गढ़ने में माहिर है। रमन सिंह की डबल इंजन सरकार में नक्सलवाद समस्या कम होने की बजाय बढ़ी थी। 3 जिलों में 8 जिलों में उनका फैलाव हुआ था। हमारी सरकार लोगों को विश्वास में लेकर काम करने वाली सरकार है। आज की स्थिति में नक्सली गतिविधियां कम होने लगी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट निजीकरण पर भाजपा झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं, जबकि इन्वेस्टर पार्टियां प्लांट का मुआयना करके जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करने की भाजपा की पॉलिसी है। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से धान खरीदने करके झूठ बोले ना, उसी प्रकार से नक्सली के बारे में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन नक्सली बढ़ते गया। हम लोगों की सरकार आई और हम लोगों ने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की, सभी वर्गों से बात की,
यहाँ के आदिवासी, यहाँ परंपरागत निवासी, व्यापारी, पत्रकार, सबसे बात की, नौजवानों से बात की और उसके बाद जो रणनीति बनाए, आज नक्सली पीछे हटे। नगरनार को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे, नगरनार को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे। देखिए, कथनी और करनी में कितना अंतर। अमित शाह जी कहते हैं कि निजीकरण नहीं होगा और दूसरे तरफ पार्टी है वो निरीक्षण करने पहुंची है। तो आप केवल चुनाव के ध्यान में रख के बात करें तो बस्तर के लोग ऐसे मत इसको पसंद नहीं करते कि आप उनसे झूठ बोलो। सर, हेमंत विश्वा शर्मा ने अकबर को साफ करने की बात कही है। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी, अब वो पहले बात कल मैं पूछा था कि ये किसान संपदा योजना है, उसकी पत्नी ने आवेदन किया था कि भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है और वो बताया कि वो मोदी डिटर्जेंट से बढ़िया उसकी सफाई हुई नहीं। तो उसके पहले 2015 में उस पर आरोप लगते थे जब कांग्रेस मंत्री थे। अब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गए, अब उसकी न जांच हो रही है, उसके बारे में पहले बताए, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल दलपत सागर पहुंचे हैं। वहां सैर के लिए आए लोगों से मुलाकात की। जतिन की सादगी और आत्मीयता से लोग प्रभावित नजर आए। दलपत सागर में सुबह की सैर के बीच अचानक कांग्रेस प्रत्याशी को अपने बीच पाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो कुछ लोगों में यह चर्चा भी गर्म रही कि इतने दिनों से राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहने के बाद जब विधायक की टिकट मिली तो लोगों के बीच पहुंचकर रिझाने में लगे हुए हैं। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। अब देखना यह है कि पार्टी कोई भी विधायक कोई भी बने, वे जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के अमर वाटिका में पुलिस स्मृति दिवस 2023 का परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिए संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न पुलिस और सुरक्षा बल की कुल 189 पुलिस और अर्धसैनिक बल सदस्यों की शहादत को स्मरण करते हुए उन शहीदों का नाम का वाचन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रामू राम नाग, सहायक प्लाटून कमांडर विजय कुमार यादव सहित कुल 19 शहीदों की स्मृति में पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। ये जानकारी दी गई कि वर्ष 2023 में देश के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सर्वाधिक 22 अधिकारी और बल सदस्यों की शहादत हुई। इस प्रकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 15 अधिकारी और बल सदस्यों की शहादत हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण भारतवर्ष में शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की कुल 31 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा शनिवार 21 अक्टूबर को की गई, जिसमें 28 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य पाया गया। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 23 अक्टूबर 2023 तक है। 23 अक्टूबर 2023 को प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। मतदान मंगलवार 7 नवंबर 2023 को तथा मतगणना रविवार 3 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसंबर 2023 को पूर्ण कर लिया जाएगा। बस्तर जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त किए गए सभी सेक्टर ऑफिसर्स, मास्टर ट्रेनर्स और समस्त नोडल अधिकारियों को निर्वाचन के लिए मतदान के दौरान मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस विषय पर प्रशिक्षण शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम हॉल में कुम्हरावंड में किया गया। इस प्रशिक्षण में मेडिकल इमरजेंसी और एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग कार्यक्रम राज्य के नोडल अधिकारी पवन कुमार राठौर और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर दीप्ति श्रीवास द्वारा जानकारी प्रदान किया गया। निर्वाचन कार्यों के दौरान निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन के लिए आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी राठौर ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी हेतु राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा रायपुर में 4 अस्पताल, एमएमआई, रामकृष्ण, बालाजी और श्री नारायण अस्पताल, विशाखापट्टनम में अपोलो हॉस्पिटल और हैदराबाद के केयर अस्पताल को चिन्हांकित किया गया है। निर्वाचन के दौरान मुख्य रूप से हार्ट अटैक, लकवा, मिर्गी, जीव जंतु का काटना को प्राथमिकता वाले बीमारियों के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन बीमारियों के लक्षण और बचाव के लिए डेमो के माध्यम से जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभारी और संयुक्त कलेक्टर सुशील कुमार शर्मा मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों और स्कूलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के दूरस्थ हर्रा कोडेर में रंगोली, मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं मानव श्रृंखला के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही डमी मतदान केंद्र बनाकर मतदाताओं और स्कूली छात्र छात्राओं से डमी वोट डलवाया गया। इस दौरान ग्रामीण मतदाताओं सहित युवा मतदाताओं और नए मतदाताओं ने प्रत्येक निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाता, युवा और नए मतदाता तथा स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। नक्सल विरोधी अभियान में कांकेर पुलिस को मिली सफलता, 2 नक्सली ढेर। आयकर विभाग की टीम ने शहर के सराफा कारोबारी की दुकान पर मारा छापा। बस्तर दशहरा में बेल पूजा रस्म परंपरागत तरीके से संपन्न, ग्राम सरगीपाल में उत्सव जैसा माहौल। शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों की शहादत को किया गया याद, परेड कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। और स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत गांव और स्कूलों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक करना न भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.